कई बार जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती या कुछ बातें हमारे मन के विपरीत होती हैं, तो उनके कुछ अस्थायी समाधान मन सोच लेता है। उस समाधान से कोई हल भले ही न निकलता हो, लेकिन उस समय मनस्थिति को नियंत्रण में अवश्य किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूँ प्रसिद्ध कहानीकार श्री हरिदास व्यास के कहानी संग्रह कहानी है कि ख़त्म नहीं होती से उनकी एक हल्की पुल्की कहानी सुनो केशव। आज भी ऐसा ही हुआ, जबकि आज भी कई बार की तरह ऐसा होने की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पर मुंबई की बारिश का भी भला कुछ निश्चित रहता है, और केशव का मूड मुंबई की बारिश से कुछ कम थोड़ा ही है। शनिवार के कारण मैं दफ्तर से 2 बजे निकलने ही वाली थी कि केशव की बाइक मोड़ से आती दिखाई दी। मैंने फुर्ती से कागज समेटे और केशव के पहुंचने से पहले मैं दफ्तर की सीढ़ियां उतरकर खड़ी हो चुकी थी। मुझे ये मुस्कुराते हुए तैयार खड़ी देखकर पल भर के लिए केशव के चेहरे पर अचंभे की लकीरें बनी बिगड़ी। मैंने हंसकर कहा, तुम्हें सर्किल पर मुड़ते हुए मैंने देख लिया था। जवाब में केशव ने भारी सा कहा। तभी मेरे मुंह में नमक की किरचें घुल गई थी। मेरे बैठते ही बाइक झटके से आगे बढ़ी। भीड़ भरी सड़क पर बाइक की स्पीड मुझे ज़्यादा ही तेज लग रही थी। केशव की पीठ से सटते ही टेल्कम पाउडर और पसीने की मिली-जुली जानी पहचानी गंध धुली कमीज से छनकर आने लगी। साफ कमीज से ढकी सैंडो बनियान और केशव के मजबूत कंधों को मैं अभी बेवजह देख ही रही थी कि बाइक झटके से रुकी। स्कूल के बच्चे हंसते कूदते गिरते पड़ते शोर मचाते हुए अपनी अपनी टैक्सियों की ओर लपक रहे थे। ओह, मैं तो अपने ख्यालों में खोकर सचमुच भूल ही गई थी कि शनिवार को पिंकी और बब्बू की छुट्टी भी तो 2 ही बजे होती है। केशव ने बच्चों को दूर से ही देखकर लंबा हॉर्न बजाया। कूदते फांदते दूसरे बच्चों के बीच बब्बू पिंकी को अपने नन्हे हाथों से पकड़े हुए भागते बच्चों के धक्कों से बचते बचाते हुए अपनी टैक्सी की ओर बढ़ रहा था। इस छोटी सी उम्र में बब्बू के चेहरे पर मासूमियत और जिम्मेदारी का मिला जुला भाव देखकर मेरा मन लाड से भर आया। पिंकी निश्चिंत सी इधर उधर देखती हुई, अपनी किसी सहेली को हाथ हिलाती हुई, अपनी मिस को गुड आफ्टरनून करती हुई आराम से चल रही थी। इतने बच्चों के शोर शराबे के बीच केशव की बाइक का हॉर्न दोनों बच्चों ने लगभग एक साथ पहचाना। पल भर में दोनों की नजरों ने हमें ढूंढ लिया। हमें देखते ही उनके चेहरे खुशी और उत्साह से लबालब हो गए। अपने टैक्सी वाले जी को इस ओर दिखाकर दोनों हमारी ओर लपके। नजदीक आते आते दोनों भाई बहन पापा पापा कहते हुए चहक रहे थे। दोनों ने लापरवाही से मुझे अपने बस्ते संभलाए। पिंकी आगे बैठने के लिए लपकी। बब्बू भी उसी तेजी से मेरे और केशव के बीच में आ बैठा, और फिर अपने दोनों हाथों से उसने केशव की कमर को घेर लिया। केशव ने अपना दाहिना हाथ पीछे मोड़कर बब्बू को थपथपाया। बब्बू इस लाड को बखूबी समझता है। उसने अपना गाल केशव की पीठ पर टिका दिया। बब्बू के बालों को सहलाने के लिए उठा मेरा हाथ बीच ही में रुक गया। बच्चों को लड़ियाने से मेरा मन कभी नहीं भरता। यह सच है कि मैं उन्हें डांटती भी बहुत हूँ, पर उन्हें चाहती भी तो कितना हूँ, यह भला मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे मेरे लाड को समझते ही न हो, खूब समझते हैं। मुझे कभी थकी सी या गुमसुम देखकर मेरे गले में हाथ डालकर बिना कुछ बोले मेरे चेहरे, गर्दन, पीठ पर अपने गाल इस तरह रगड़ते हैं कि पल भर में मेरी थकान, मेरी उदासी न जाने कहाँ चली जाती है। फिर भी मेरा मन बार बार कहता है कि इन बच्चों के मन में केशव का प्यार पाने के लिए ज़्यादा तरस है, जबकि ये केशव से डरते भी खूब हैं। बात पे बात कड़ी डांट भी खाते हैं। घर में शोर
गपाड़ा मचाने से पहले इनको यह देख लेना होता है कि पापा कहीं घर पर तो नहीं हैं। कभी कभार पापा की शिकायत भी मुझसे करते हैं। पर जिस किसी दिन केशव ने इनको थोड़ी सी लिफ्ट दी नहीं कि ये सब भूल जाते हैं, केशव की डांटों को, अपने खिलौनों को, दोस्तों, कॉमिक्सों को और मुझे भी। यही बात मुझे कचोटती है। मुझे केशव से ईर्ष्या नहीं, पर मुझे इस बात के लिए बच्चों पर गुस्सा आता है। मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आता है कि मैं ही क्यों इन बच्चों पर बिना मांगे लाड लुटाती रहती हूँ। खास तौर पर यह स्थिति उस शनिवार को आती है जब केशव अपने दफ्तर से हाफ डे न होने के बावजूद आधे दिन की फड़लू मार आते हैं, जबकि मेरे दफ्तर और बच्चों के स्कूल का हाफ डे होता है। केशव चाहे महीने में एक आध शनिवार ही हमें लेने आ जाएं, मुझे हर शनिवार 2 बजे तक तो ऑफिस से बाहर निकल जाना ही होता है। मेरे दफ्तर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करना केशव को सबसे बुरा लगता है। फिर भी वे जिस भी शनिवार लेने आते हैं, मैं सचमुच खुश होती हूँ। खुशी मेरे चेहरे पर बिछ जाती है। पर मजाल है कि केशव मेरी इस खुशी के जवाब में मेरे दफ्तर के कैंपस में हल्के से मुस्करा भी दें। लेकिन ज़्यादा बुरा मुझे तब लगता है जब घर पहुंचकर भी केशव या तो बहुत थका हूँ कहकर चादर तान लेते हैं, या फिर बच्चों में ऐसे खो जाते हैं कि मैं तो बिल्कुल भुला ही दी जाती हूँ। शुरू में तो ऐसा कुछ भी होने पर मैं बुरा नहीं मानती थी, बल्कि केशव सो जाते तो मैं घर में बिल्कुल शोर न हो इसके लिए बहुत सचेत रहती। बच्चों को भी बाहर खेलने के लिए भेज देती, और तब ऐसे समय में क्या किया जाए जैसी मुश्किल पेश आती। शनिवार और रविवार को कपड़े धुलने होते हैं, लेकिन उन्हें धोया नहीं जा सकता। घर को झाड़ फटकार कर बुहारा नहीं जा सकता। कुछ कूटना, पीसना, जमाना भी हो नहीं सकता कि केशव को डिस्टर्ब होगा। पर न जाने कब से मैं अब अपने आप से पूछने लगी हूँ कि केशव आखिर किस बात से थकते हैं। केशव के अपने ही शब्दों में उनका ऑफिस मौज का ऑफिस है। कभी शनिवार को आधी छुट्टी की गोत मार आते हैं, कभी ऑफिस से ही दिन का शो देख आते हैं। कोई दोस्त मिलने पहुंच गया तो जम के गपियाते हैं। फिर केशव कैसे थकते हैं, जबकि मुझे घर के सारे कामों के साथ दफ्तर का बेशुमार काम भी करना होता है, जिसमें कई बार तो सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। पहले 1-2 बार मैंने घर आकर बहुत थक जाने की बात कह दी तो केशव ने तड़क कर कह दिया, तो नौकरी छोड़ दो। और एक बार तो केशव ने साफ ही कह दिया, देखो नौकरी करनी हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। पर मैं यह नहीं सुनना चाहता कि आज मेरी कमर दुख रही है, आज मेरा सिर दुख रहा है, आज बहुत थक गई हूँ। उस दिन से तो मैंने केशव को अपनी किसी तकलीफ के बारे में कुछ न कहने की कसम खा ली। पर तब से मैं मन ही मन सोचने लगी हूँ कि केशव 1 सप्ताह तो मेरे जितना काम करके देखे। सुबह सबसे जल्दी उठना, रात सबके बाद सोना। ऐसी बात नहीं है कि मैं केशव की खूबियों को नहीं जानती, या कि शादी के इतने बरसों बाद मैं भूल गई हूँ। मैं मानती हूँ केशव में गजब का आत्मविश्वास है, केशव में अद्भुत निर्णय शक्ति है। सामने वाले को अपना बनाना तो केशव के लिए बेहद आसान है। दोस्तों की महफिल में केशव हो तो महफिल ही इनकी हो जाती है। लोगों के न हो पाने वाले काम केशव करवा लाते हैं। इन पर मैं खुद दंग रह जाती हूँ। पर केशव की ये सारी खूबियाँ ज़्यादातर बाहर के लोगों के लिए हैं, दूसरों के कामों के लिए हैं। घर में तो केशव को यह तक मालूम नहीं है कि सारा सामान किस दुकान से आता है, कि पानी बिजली के बिल किस दफ्तर में जमा होते हैं। बच्चों की कॉपी, किताबें, फीस, पढ़ाई लिखाई का सारा काम भी मैं ही देखती हूँ। पर जो किसी दिन केशव की मौजूदगी में बच्चों को पढ़ाने का संयोग बनता है तो केशव मेरी एक न एक गलती पकड़कर तुरंत टोक देते हैं, और फिर बच्चों को पढ़ाने के तरीकों के बारे में एक छोटा मोटा भाषण। ऐसे मौक़ों पर बच्चे पापा के सामने ऐसी गद गद नज़रों से देखते हैं जैसे इनके पापा ही दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं। बच्चे क्या हैं, पापा के चमचे हैं। खुद तो कभी बच्चों की किताब खोलकर भी नहीं देखेंगे, और मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे बच्चों के सामने ही ऐसा मीठा व्यंग्य करते हुए टोकेंगे कि मैं तिलमिला जाती हूँ। अजी मोहतरमा,
हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे बच्चों की पढ़ाई पर पूरा-पूरा ध्यान देकर इन्हें काबिल इंसान बना रही हैं। पर इस बंदे की भी तो मानिए कि रवींद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार बंगाली में लिखी गीतांजलि पर नहीं, बल्कि उसके अंग्रेजी अनुवाद पर मिला था। और फिर बच्चों को यह भी तो बताइए कि गीतांजलि है क्या भला? मैं ऐसा ही तीखा मीठा जवाब केशव को देने के लिए शब्दों की तलाश में भटक कर रह जाती हूँ, पर तीर के जवाब में कांटा तक नहीं मिलता है मुझे। हद तो तब हो जाती है जब केशव मेरे घर के कामों तक में, खाना पकाने, कपड़े धोने जैसे कामों के तौर तरीकों में गलतियां निकालने लगते हैं, और फिर गलती न हो इसके तरीके और बताने लगते हैं। केशव लाख सही हों, पर मैं हर बार गलत हूँ यह मुझसे सहन नहीं होता। भूले भटके कभी केशव गलत सिद्ध हो जाते हैं तो मेरी इच्छा करती है कि अब मैं पूछूं, क्यों होशियार खां साहब, कहाँ गई आपकी सारी होशियारी? आप और गलत, भला यह भी कभी हो सकता है? और कुछ नहीं तो अपने शब्दों के जाल से ही सही सिद्ध कर दीजिए। पर अपनी गलती होने पर केशव या तो तुरंत विषय बदल देते हैं, या फिर ऐसा सोंबड़ा मुंह बना लेते हैं कि कुछ भी कहने की इच्छा मन ही में घुटकर रह जाती है। ऐसे में खुली हवा में जाकर गहरी सांस लेने की मुझे सख्त ज़रूरत महसूस होती है। पर अब मैंने भी एक तरीका खोज लिया है। जब पानी सिर से गुजरने लगता है तब पहले तो मैं इन शैतान चमचों को घर के बाहर भेज देती हूँ। केशव बाहर हो तो ठीक, घर पर हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अपनी रसोई में बंद हो जाती हूँ। यह रसोई नहीं, यह मेरा बहुत सुरक्षित किला है। इस किले में आते ही मेरी तनी हुई नाड़ियों को बड़ी राहत पहुँचती है। फिर अपने फेफड़ों में भरपूर सांस भरती हूँ। इन गहरी सांसों में ऑक्सीजन के साथ हवा में बिखरा मेरा आत्मविश्वास भी मेरी नाड़ियों के खून के साथ दौड़ने लगता है। इसके बाद अनुपस्थित केशव को मैं रसोई के एक कोने में खड़ा करती हूँ, और तब शब्दों का आकार न ले पाए सवालों को गहरी अस्फुट फुसफुसाहटों के साथ मैं कोने में सिमटे खड़े केशव पर टूट पड़ती हूँ। पूरी निर्ममता से सवालों के गोले दागती हूँ। सिटपिटाए केशव के पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं होता। मेरे हर सवाल पर निरुत्तर केशव ढहने लगते हैं। आखिरकार इस सिर झुकाए हुए थके हारे पराजित योद्धा को धीरे से हाथ पकड़कर मैं अपनी ओर खींचती हूँ, सहलाती हूँ, पुचकारती हूँ, तसल्ली देती हूँ। पर कभी कभी तो मैं इसे अपने पास बुलाती ही नहीं, सहलाती नहीं, कोई तसल्ली नहीं देती। उसे कोने में अकेला पराजय बोध लिए खड़ा रहने देती हूँ, और मैं खुद विजयी योद्धा की तरह रसोई के बाहर निकल आती हूँ, और फिर अपने कामों में नए उत्साह से जुट जाती हूँ। पर सच कहूँ, इस उत्साह के बावजूद मैं हर बार यह सोचकर डर जाती हूँ कि किसी दिन मेरा यह तरीका भी कारगर न हुआ तो। यह थी हरिदास व्यास जी की लिखी हुई कहानी सुनो केशव। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी, और अपनी ज़िंदगी के करीब भी आपने पाई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।